नमस्कार मित्रों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा और साहित्य और बोलियां। और आज अपन पढ़ने के बाद में हमारा कोई भी क्वेश्चन राजस्थानी भाषा, साहित्य और बोलियों से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और राजस्थान में जितनी भर्ती परीक्षाएं होती हैं, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वप्रथम, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है शौरसेनी प्राकृत अपभ्रंश से। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से 12वीं सदी में हुई है। यानी शौरसेनी अपभ्रंश से तो हिंदी की उत्पत्ति हुई, और गुजरी अपभ्रंश से 12वीं शताब्दी में राजस्थानी भाषा की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर माहेश्वरी व के एम मुंशी के अनुसार भी उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई है। किन किन विद्वानों के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई है? तो मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर माहेश्वरी और के एम मुंशी, इन 3 विद्वानों का कहना है कि गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। एलपी टेसीटोरी के अनुसार गुज्जर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ। वह राजस्थानी भाषा 12वीं सदी के लगभग अस्तित्व में आई थी। ऐसा मानना है एलपी टेसीटोरी का कि गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ और राजस्थानी भाषा 12वीं सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी। ऐसा मानते हैं एलपी टेसीटोरी। राजपुताने की प्राचीन लिपि बाह्य, यानी कि जो बाह्य जो लिपि है, जो जिसका यानी कि ये ब्राह्मणी लिपि है राजस्थानी भाषा की, ब्राह्य लिपि, ये ब्राह्मणी लिपि है। और जॉर्ज गियर्सन व पुरुषोत्तम लाल मनारिया के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्गम नागर अपभ्रंश से हुआ है। जॉर्ज गियर्सन और पुरुषोत्तम लाल मनारिया मानते हैं कि राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है वो नागरी अपभ्रंश से हुआ है, जबकि मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर महेश्वरी मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर महेश्वरी और के एम मुंशी मानते हैं कि गुजरी अपभ्रंश से हुआ है। एलपी टेसीटोरी के अनुसार गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ और राजस्थानी भाषा 12वीं शताब्दी में लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी। राजपुताने की प्राचीन लिपि ब्राह्मणी लिपि है, बाह्य लिपि है। अब जॉर्ज गियर्सन और पुरुषोत्तम लाल मेनारिया मानते हैं कि राजस्थानी भाषा का उद्गम नागर अपभ्रंश से हुआ है। जॉर्ज गियर्सन और पुरुषोत्तम लाल मेनारिया मानते हैं कि राजस्थानी भाषा का उद्गम किससे हुआ है? नागर अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। वहीं राजस्थानी भाषा दिवस पूछा जाए तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा 21 फरवरी को मनाया जाता है। हिंदी बोलने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है और राजस्थान का दूसरा स्थान है। यानी कि शुद्ध जो हिंदी, सार्थक और शुद्ध हिंदी बोलता है उत्तर प्रदेश, और दूसरा स्थान राजस्थान का है हिंदी बोलने में, हिंदी भाषा में। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र काल 16वीं शताब्दी माना जाता है। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र काल माना जाता है 16वीं शताब्दी। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल पूछा जाए तो 1650 से लेकर 1850, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल माना गया है 1650 से लेकर 1850 ईस्वी तक। 778 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा रचित कूलयमाला, उद्योतन सूरी ने ग्रंथ लिखा था कूलयमाला। ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा को भी शामिल किया गया है, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। यानी कि 778 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा रचित कूलयमाला जो ग्रंथ है, उसमें 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा को भी सम्मिलित किया गया है, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। आईने ए अकबरी, जिसके रचयिता अबुल फजल हैं, वह कवि कुशलाभ की रचना पिंगल शिरोमणि, बहुत बार पूछी जाती है। पिंगल शिरोमणि किसकी रचना है? कवि कुशलाभ की। कुशल लाभ की रचना पिंगल शिरोमणि में भी मारवाड़ी भाषा का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। फिर से देखिए, राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र काल 16वीं शताब्दी माना गया है। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल 1650 से 1850 माना गया है।
778 ईस्वी में उद्योतन सूरी ने एक ग्रंथ लिखा था कूलेमाला, जिसमें 18 देसी भाषाओं में मरु भाषा को क्या किया गया है, शामिल किया गया है, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। आईने ए अकबरी, जिसके रचयिता हैं अब्बुल फजल, और कुशल लाभ की रचना है पिंगल शिरोमणि, जिसमें मारवाड़ी भाषा का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। आगे अपन पढ़ेंगे डिंगल और पिंगल में अंतर। राजस्थानी भाषा की डिंगल व पिंगल शैली में अंतर। सर्वप्रथम पढ़ते हैं डिंगल। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी बोली का साहित्य रूप है। डिंगल है वो पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी बोली का साहित्य रूप है, यानी पश्चिम क्षेत्र में जो बोली जाती है वो तो डिंगल है, और पूर्वी क्षेत्र में जो बोली जाती है राजस्थान में वो पिंगल है। चारण साहित्य में प्रयुक्त विशुद्ध राजस्थानी है, यानी चारण साहित्य में सर्वाधिक डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। गीतों के रूप में मिलती है, गुजरी अपभ्रंश से निर्मित है। डिंगल का भी उद्भव गुजरी अपभ्रंश से हुआ है और ये गीतों के रूप में मिलती है। प्रमुख ग्रंथ अंचलदास खिंचीरी वचनिका, जिसके रचयिता शिवदास गार्डन है, ये डिंगल भाषा में है। राज रूपक लिखा है वीर भान ने, ये भी डिंगल भाषा में है। राव जेत सिरो छंद बिट्ठू सुजा ने लिखा, ये भी डिंगल भाषा में है। और ढोला मारूरा दुआ जो कवि कलोल ने लिखा है, ये भी डिंगल भाषा में है। फिर से देखो, डिंगल पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी बोली का साहित्य रूप है। चारण साहित्य में प्रयुक्त विशुद्ध राजस्थानी है। गीतों के रूप में मिलती है, गुजरी अपभ्रंश से ये निर्मित है। प्रमुख ग्रंथों की बात करें जो डिंगल भाषा में लिखे गए हैं, अंचलदास खिंचीरी वचनिका जो जिसके रचयिता शिवदास गार्डन है। राज रूपक वीर भान ने लिखा। राव जेत सिरो छंद बिट्ठू सूजा ने लिखा। ढोला मारूरा दुआ कवि कलोल की रचना है। संगत रासो गिरधर आसिया ने लिखा। संगत रासो किसने लिखा? गिरधर आसिया ने। और बेली किशन रुक्मणी ये रचना है, यानी पृथ्वीराज राठौड़ की, बहुत बार पूछी जाती है। बेली किशन रुक्मणी रचना किसकी है? पृथ्वीराज राठौड़ की। ढोला मारूरा दुआ कवि कलोल का है। संगत रासो गिरधर आसिया का है। ये सभी रचनाएं डिंगल में हैं। डिंगल साहित्य में वयन यानी वेण सगाई अलंकार का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया है। डिंगल में वेण सगाई अलंकार का प्रयोग होता है। इसमें दोहा छंद का प्रारंभिक व अंतिम शब्द एक ही वर्ण से प्रारंभ होता है, यानी कि इसके अंदर जो दोहे लिखे जाते हैं, जैसे ऐसे प्रारंभ होता है तो इसका अंत भी ऐसे ही होगा, तो ये होती है वेण सगाई अलंकार। ये होता है वेण सगाई अलंकार। जैसे ऐसे प्रारंभ, यदि दोहे की पंक्ति ऐसे प्रारंभ हो रही है और लास्ट में भी ए आएगा तो वहाँ वेण सगाई अलंकार होता है। तो डिंगल में वेण सगाई अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे पिंगल। पिंगल पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। पूर्वी राजस्थान व ब्रज भाषा का साहित्य रूप क्या कहलाता है? पिंगल कहलाता है। पूर्वी राजस्थान यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इधर पूर्वी राजस्थान व ब्रज भाषा का साहित्य रूप पिंगल में लिखा गया है। भाटों द्वारा जो प्रयुक्त जिस बोली का प्रयोग भाट करते हैं वो पिंगल भाषा में होती है, वो पिंगल होती है। और चारण साहित्य लिखा गया है डिंगल में। और भाटों द्वारा प्रयुक्त ब्रज मिश्रित राजस्थानी जो भाषा है वो पिंगल है। और छंद व पदों के रूप में मिलती है, ये मिलती है छंद और पदों के रूप में मिलती है, जबकि डिंगल दोहों के रूप में मिलती है। पिंगल छंद व पदों के रूप में मिलती है। शोरसेनी अपभ्रंश से निर्मित है। कौन सी? पिंगल शोरसेनी अपभ्रंश से निर्मित है। जैसे पृथ्वीराज राजसो है, ये पिंगल में लिखा गया है। प्रमुख ग्रंथों की बात करें, पृथ्वीराज राजसो है, चंद्रप्रदाय का ग्रंथ। विजयपाल राजसो जो नल सिंह ने लिखा था। खुमान रासो दलपति विजय ने लिखा था। और वंश भास्कर किसने लिखी थी? सूर्यमल मिश्रण ने। ये सभी रचनाएं पिंगल में है। फिर से देखो, पूर्वी राजस्थानी व ब्रज भाषा का साहित्य रूप पिंगल कहलाता है। भाटों द्वारा प्रयुक्त ब्रज मिश्रित राजस्थानी पिंगल है। छंद व पदों के रूप में मिलती है। शोर सेनी अपभ्रंश से निर्मित भाषा है। कौन सी? पिंगल। प्रमुख ग्रंथ जैसे पृथ्वीराज रासो पिंगल भाषा में है। विजयपाल रासो जो नल सिंह ने लिखा था पिंगल में है। खुमान रासो दलपत विजय ने लिखा था, ये भी किस में है? पिंगल में। और वंश भास्कर के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण, ये भी किस में है? पिंगल में है। अब अपन पढ़ेंगे जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन। जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में अपनी पुस्तक लिग्विस्टिंग सर्वे ऑफ इंडिया, लिग्विस्टिंग सर्वे ऑफ
इंडिया में राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने। इन्होंने राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा। पश्चिमी राजस्थानी में इन्होंने सम्मिलित किया मारवाड़ी को, मेवाड़ी को, बागड़ी, ठटकी, बीकानेरी, शेखावाटी और देवड़ावाटी। इनको इन्होंने पश्चिमी राजस्थानी बोली में सम्मिलित किया। फिर से देखो, राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम 1912 में जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया राजस्थानी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया अपनी पुस्तक में राजस्थानी शब्द का क्या किया? प्रयोग किया। कब किया? 1912 में। इन्होंने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा, जिसमें सर्वप्रथम पश्चिमी राजस्थानी, जिसमें मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, ठटकी, बीकानेरी, शेखावाटी, देवड़ावाटी, ये पश्चिमी राजस्थान में आती हैं। किसके अनुसार है ये जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन के अनुसार है। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में कौन कौन सी आती है? मेवाती और अहिरवाटी। यानी जॉर्ज गियर्सन ने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में विभक्त किया। पश्चिमी राजस्थानी, जिसमें मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, ढटकी, बीकानेरी, शेखावाटी, देवड़ावाटी को सम्मिलित किया, और उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में मेवाती और अहिरवाटी को सम्मिलित किया। मध्य पूर्वी राजस्थानी, इसमें ढूंढाड़ी, तोरावाटी और हाड़ौती को सम्मिलित किया। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, इसमें रागड़ी और सोंदवाड़ी को सम्मिलित किया। और दक्षिणी राजस्थानी, जिसे निमाड़ी कहा, भीली बोली भी कहा जाता है, इसको दक्षिणी राजस्थानी को इसने जॉर्ज गियर्सन ने, यानी कि इसको निमाड़ी कहा, भीली बोली कहा। फिर से देखो, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। दक्षिणी राजस्थानी को निमाड़ी कहा, इसको इसने जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन, इसको भीली बोली भी कहते हैं। आगे अपन पढ़ते हैं। इटली के विद्वान एलपी टेसीटोरी के अनुसार मुख्य रूप से राजस्थानी बोलियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पश्चिमी राजस्थानी, जिसमें मारवाड़ी, शेखावाटी, ठटकी को सम्मिलित किया, और एलपी टेसीटोरी राजस्थानी भाषा को 2 भागों में, राजस्थानी बोलियों को 2 भागों में विभक्त करते हैं, जबकि जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन 5 भागों में विभक्त करते हैं। पश्चिमी राजस्थानी है, दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी, इस प्रकार वो 5 भागों में विभक्त करते हैं। जबकि एलपी टेसीटोरी राजस्थानी बोलियों को 2 भागों में विभक्त करते हैं, जिसमें इन्होंने एक मानी पश्चिमी राजस्थानी और दूसरी पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी, शेखावाटी और ढटकी को सम्मिलित किया, और पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी और हाड़ौती बोलियों को सम्मिलित किया। किसने? एलपी टेसीटोरी ने। एलपी टेसीटोरी ने इस प्रकार वर्गीकरण किया। आगे अपन पढ़ते हैं। 1961 तक राजस्थान की 73 बोलियां जीवित अवस्था में थी। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की 71 बोलियां हैं, यानी कि 1961 में 73 बोलियां अस्तित्व में थी राजस्थानी, और 2011 की जनगणना के बाद में घट करके 71 बोलियां रह गई राजस्थानी। राजस्थानी भाषा की लिपि महाजनी या मुड़िया है। राजस्थानी भाषा की लिपि महाजनी या मुड़िया लिपि है। मुड़िया अक्षर में के आविष्कारकर्ता कौन है? टोडरमल। बहुत बार क्वेश्चन आता है, मुड़िया अक्षर यानी मुड़िया लिपि के आविष्कारक कौन है? टोडरमल। आगे अपन पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख बोलियां, जिसमें सर्वप्रथम पढ़ेंगे मारवाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली व सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली है मारवाड़ी। राजस्थान की प्राचीन भाषा व राजस्थान की मानक बोली मारवाड़ी है। जोधपुर के आसपास वाले जिलों में यह बोली जाती है। मारवाड़ी का साहित्य रूप डिंगल कहलाता है। फिर से देखो, राजस्थान की प्रमुख बोलियां, सर्वप्रथम पढ़ रहे हैं अपन मारवाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली व सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है मारवाड़ी बोली। राजस्थान की प्राचीन भाषा व राजस्थान की मानक बोली है मारवाड़ी बोली। जोधपुर के आसपास वाले जिलों में मारवाड़ी बोली है वो बोली जाती है। मारवाड़ी का साहित्य रूप डिंगल कहलाता है, जो कि चारणों द्वारा लिखित है। नेक्स्ट, आगे अपन पढ़ते हैं। राजस्थान का अधिकांश साहित्य इसी भाषा में लिखा गया है, यानी राजस्थान का अधिकांश जो साहित्य है वो मारवाड़ी बोली में लिखा गया है, यानी डिंगल भाषा में लिखा गया है। मीराबाई की रचना, जैन साहित्य, राजिया रसोरठा,
जिसके लेखक कृपाराम जी हैं। राज्य सोरठा किसने लिखा? कृपाराम खिड़िया ने। इसी भाषा में रचित है, मारवाड़ी भाषा में रचित है। कौन कौन सी रचनाएं? मीराबाई की रचना, जैन साहित्य और राज्य सोरठा, ये सभी मारवाड़ी बोली में, मारवाड़ी भाषा में रचित हैं। मारवाड़ी की उपबोलियां हैं कौन कौन सी, उस पर भी अपन चर्चा करते हैं। मेवाड़ी, शेखावाटी, बागड़ी, देवड़ावाटी, खेराड़ी, थली, गोडवाड़ी, नागौरी, बीकानेरी और ठटकी, ये सब मारवाड़ी उपबोलियां हैं। मारवाड़ी उपबोलियां कौन कौन सी हैं? मेवाड़ी, शेखावाटी, बागड़ी, देवड़ावाटी, खेराड़ी, थली, गोडवाड़ी, नागौरी, बीकानेरी और ठटकी। जिस प्रकार अभी जो संस्कृत शिक्षा विभाग का जो पेपर हुआ है उसमें से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि थली, देवड़ावाटी और ढटकी, ये बोलियां किसकी उपबोलियां हैं? तो ये मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। फिर से देखो मारवाड़ी की उपबोलियां: मेवाड़ी, शेखावाटी, बागड़ी, देवड़ावाटी, खेराड़ी, थली, गोडवाड़ी, नागौरी, बीकानेरी और ठटकी, ये मारवाड़ी की उपबोलियां। अब पढ़ेंगे मेवाड़ी। मेवाड़ी उदयपुर के आसपास वाले जिलों में मेवाड़ी बोली बोली जाती है। महाराणा कुंभा के ग्रंथ इसी भाषा में है। महाराणा कुंभा ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं वो मेवाड़ी भाषा में है। धावड़ी उदयपुर मेवाड़ी की उपबोली है। मेवाड़ी की उपबोली है धावड़ी, और धावड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? उदयपुर में। इसको आप ध्यान में रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन आता है। धावड़ी उपबोली किसकी है? मेवाड़ी की। कहाँ की है धावड़ी बोली? उदयपुर की है, जो मेवाड़ी की उपबोली है। मेवाड़ी भाषा में महाराज चतुर सिंह जी, जिनका जन्म करजली उदयपुर में हुआ, योग सूत्र, भगवत गीता और सांख्य कारिका श्री गीता जी ग्रंथ की रचना की। फिर से देखो, उदयपुर के आसपास वाले जिलों में मेवाड़ी बोली बोली जाती है। महाराणा कुंभा के ग्रंथ मेवाड़ी बोली में है। धावड़ी उदयपुर की जो बोली है वो मेवाड़ी की उपबोली है। मेवाड़ी भाषा में महाराज चतुर सिंह जी ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे? योग सूत्र। महाराज चतुर सिंह जी ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे मेवाड़ी में? योग सूत्र, भगवत गीता, सांख्य कारिका और श्री गीता जी ग्रंथ की रचना की थी। किसने? महाराज चतुर सिंह जी ने। किस बोली में? मेवाड़ी बोली में। नेक्स्ट आगे अपन पढ़ते हैं बागड़ी। बागड़ी बोली है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। वागड़ क्षेत्र जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही में जो बोली जाती है वो वागड़ी बोली है। कौन सी बोली है? वागड़ी। गुजरात के निकट होने के कारण गुजराती का प्रभाव किस बोली पर है? वागड़ी बोली पर। जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने इस बोली को भिली बोली कहा है, यानी वागड़ी बोली को जॉर्ज गियर्सन ने भिली बोली कहा है। संत मावजी की रचनाएं इसी भाषा में हैं। संत मावजी की रचनाएं वागड़ी भाषा में है। फिर से देखो, वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही में बोली जाने वाली जो बोली है वो वागड़ी है। गुजरात के निकट होने के कारण गुजराती का प्रभाव है। जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने इस बोली को क्या कहा है? भिली बोली कहा है। संत मावजी की रचनाएं वागड़ी भाषा में है। ये क्वेश्चन संस्कृत शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड में पूछा गया है कि संत मावजी की रचनाएं किस भाषा में है? वागड़ी में। अगली अपन पढ़ेंगे खेराड़ी। कौन सी बोली? खेराड़ी। जहाजपुर, शाहपुरा, टोंक, बूंदी के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। खेराड़ी बोली जहाजपुर, शाहपुरा में, टोंक में और बूंदी में बोली जाती है। ढूंढाड़ी मेवाड़ी और हाड़ौती का ये मिश्रण है। जो खेराड़ी बोली है ये ढूंढाड़ी, मेवाड़ी और हाड़ौती का क्या है? मिश्रण है। फिर से देखो, खेराड़ी बोली जहाजपुर, शाहपुरा में, टोंक में और बूंदी के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। ढूंढाड़ी, मेवाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण कौन सी बोली है? खेराड़ी, जो कि ढूंढाड़ी, मेवाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है। शेखावाटी। शेखावाटी क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वो शेखावाटी है। शेखावाटी क्षेत्र चूरू, सीकर, झुंझुनू का जो क्षेत्र है ये शेखावाटी में आता है और यहाँ की जो बोली है वो शेखावाटी बोली है। अगली अपन पढ़ेंगे गोडवाड़ी बोली। गोडवाड़ी बोली। गोडवाड़ी बोली जालोर की आहोर व पाली की बाली तहसील में बोली जाती है। कहने का मतलब है कि जालोर और पाली में गोडवाड़ी बोली है वो बोली जाती है। जालोर की तो आहोर तहसील है,
पाली की बाली तहसील में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। बिसलदेव रासो इसकी प्रमुख रचना है। बिसलदेव रासो जो है वो गोडवाड़ी बोली में लिखा गया है। देवड़ावाटी अगली बोली है देवड़ावाटी। देवड़ावाटी सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। थली थली बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में बोली जाती है। देवड़ावाटी सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। थली बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में बोली जाती है। और जो ठाटी जो बोली है ये बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है। फिर से देखो, गोडवाड़ी बोली जालोर के आहोर व पाली की बाली तहसील में बोली जाती है। प्रमुख रचना बिसलदेव रासो है। देवड़ावाटी बोली सिरोही में बोली जाती है। थली बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में बोली जाती है। और ठाटी जो बोली है ये बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है। फिर से देखो, ठाटी जो बोली है ये बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है। थली बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में बोली जाती है। और ठटकी जो बोली है ये जैसलमेर जिले में बोली जाती है। थली बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में बोली जाती है। ठाटी जो बोली है ये बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है। और ठटकी ये जैसलमेर क्षेत्र में बोली जाती है, जैसलमेर जिले में बोली जाती है। नेक्स्ट अगली अपन पढ़ेंगे ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी बोली जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ बोली जाती है। इस बोली को जयपुरी बोली या झाड़साई बोली भी कहते हैं। पूर्वी राजस्थान जैसे जयपुर, किशनगढ़, अलवर, दौसा इन जिलों में ढूंढाड़ी बोली है वो बोली जाती है। गुजराती और ब्रज भाषा का प्रभाव किस बोली पर मिलता है? ढूंढाड़ी बोली पर गुजराती और ब्रज भाषा का प्रभाव मिलता है। संत दादू दयाल की रचनाएं, सुंदरदास की रचनाएं ढूंढाड़ी भाषा में है। इस बोली का प्राचीनतम उल्लेख 18वीं सदी में 8 देश गुजरी पुस्तक में किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 8 देश गुजरी का जो 8 देश गुजरी जो पुस्तक है उसमें किस बोली का उल्लेख किया गया है? ढूंढाड़ी बोली का। फिर से देखो, ढूंढाड़ी बोली इस बोली को जयपुरी बोली या झाड़साई भी कहते हैं और ये जयपुर में विशेष तौर पर बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोली पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है जिसमें जयपुर, किशनगढ़ और अलवर क्षेत्र और दौसा इन जिलों में बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोली पर गुजराती और ब्रज भाषा का क्या देखने को मिलता है? प्रभाव देखने को मिलता है। संत दादू दयाल की रचनाएं, सुंदरदास की रचनाएं ढूंढाड़ी बोली में है। इस बोली का प्राचीनतम उल्लेख 18वीं सदी में 8 देश गुजरी पुस्तक में किया गया है। नेक्स्ट ढूंढाड़ी बोली में कौन कौन सी बोलियां सम्मिलित की गई हैं? ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियां कौन कौन सी हैं वो अपन देखते हैं। हाड़ौती, चौरासी, राजावाटी, काठेड़ी, जगरोती विशेष तौर पर करौली में बोली जाती है लेकिन ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। तोरावाटी नीम का थाना में बोली जाती है जो कि ढूंढाड़ी की उपबोली है। नागर चौल सवाई माधोपुर में बोली जाती है जो ढूंढाड़ी की उपबोली है। सवाई माधोपुर व टोंक में बोली जाती है। और किशनगढ़ी और अजमेरी ये ढूंढाड़ी की क्या है? उपबोलियां हैं। फिर से देखो, ढूंढाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी हैं? हाड़ौती, चौरासी, राजावाटी, काठेड़ी, जगरोती, तोरावाटी, नागरचौल, किशनगढ़ी और अजमेरी ये सब ढूंढाड़ी की क्या है? उपबोलियां। जिसमें बहुत बार क्वेश्चन आता है जगरोती कहाँ की बोली है? करौली की। तोरावाटी कहाँ की बोली है? नीम का थाना की। नागरचौल कहाँ की बोली है? सवाई माधोपुर और टोंक की। किशनगढ़ी अजमेर की है। ये सभी ढूंढाड़ी की क्या है? उपबोलियां। अब पढ़ेंगे हाड़ौती। क्या पढ़ेंगे? हाड़ौती बोली। हाड़ौती बोली हाड़ा राजपूतों द्वारा शासन करने के कारण हाड़ौती बोली है ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र हाड़ौती कहलाया। यानी हाड़ौती बोली कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाती है। यहाँ हाड़ा राजपूतों का शासन था और वो इस बोली का उपयोग करते थे। यह बोली हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। ढूंढाड़ी की उपबोली है। हाड़ौती जो बोली है ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। हाड़ौती भाषा के अर्थ के में प्रयोग सर्वप्रथम M.R. केलांग ने हाड़ौती भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम M.R. केलांग ने अपनी पुस्तक हिंदी ग्रामर में 1875 में किया। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हाड़ौती बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? M.R. केलांग ने। कब किया? अपनी पुस्तक हिंदी ग्रामर में 1875 में किया।
वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली कौन सी है? हाड़ौती है। फिर से देखो हाड़ौती बोली। हाड़ा राजपूतों द्वारा शासन करने के कारण कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र का क्षेत्र हाड़ौती कहलाया और यहाँ जो बोली बोली जाती है वो हाड़ौती बोली बोली जाती है। हाड़ौती बोली ढूंढाड़ी की क्या है? उपबोली है। हाड़ौती भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम यानी हाड़ौती बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एम.आर. केलांग ने। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एम.आर. केलांग ने किस बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया? हाड़ौती बोली का। हाड़ौती बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एम.आर. केलांग ने। कब किया? 1875 में किया। किस पुस्तक में किया? हिंदी ग्रामर में। अपनी पुस्तक हिंदी ग्रामर में डॉक्टर एम.आर. केलांग ने अपनी पुस्तक हिंदी ग्रामर में 1875 में हाड़ौती बोली का क्या किया? उपयोग किया या प्रयोग किया। वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन भाषा कौन सी है? हाड़ौती है। सूर्यमल मिश्रण की जितनी भी रचनाएं हैं वो हाड़ौती भाषा में है। किस भाषा में है? हाड़ौती भाषा में, क्योंकि सूर्यमल का जो संबंध था वो बूंदी के राम सिंह राजा से था। नेक्स्ट अगली अपन पढ़ेंगे मेवाती बोली। कौन सी बोली? मेवाती बोली। मेवात क्षेत्र जैसे अलवर, भरतपुर में बोली जाती है। मेवाती बोली अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर इनमें बोली जाती है। ब्रज भाषा का प्रभाव मिलता है। मेवाती बोली पर किस बोली का प्रभाव पड़ता है? यानी कि सबसे ज़्यादा ब्रज भाषा का प्रभाव मिलता है। चरणदास जी की रचनाएं, लालदास जी की रचनाएं, दयाबाई और सहजोबाई की जो रचनाएं हैं वो मेवाती बोली में। किस बोली में है? मेवाती बोली में। पश्चिमी राजस्थान व राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। कौन सी बोली? पश्चिमी राजस्थानी और मध्य राजस्थानी के मध्य यानी पश्चिमी राजस्थानी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य कौन सी बोली करती है? मेवाती बोली। मेवाती बोली की उपबोलियां राठी, कठेर, महेठा हैं। ये भी अपन देखते हैं। पहले फिर से देखो मेवाती बोली। मेवात क्षेत्र अलवर, भरतपुर में बोली जाती है। ब्रज भाषा का प्रभाव मिलता है मेवाती बोली पर। चरणदास जी, लालदास जी, दयाबाई और सहजोबाई की जो रचनाएं हैं वो मेवाती बोली में है। पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। कौन सी? मेवाती बोली। अब पढ़ेंगे मेवाती बोली की उपबोलियां। मेवाती बोली की उपबोलियां कौन कौन सी हैं? राठी, कठेर और महेठा। मेवाती बोली की उपबोलियां हैं राठी, कहेर, कठेर और महेठा। मेवाती की उपबोलियां हैं राठी, कठेर और महेठा। नहेड़ा मेवाती। नहेड़ा मेवाती जो बोली बोली जाती है ये भरतपुर, अलवर, प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, बलदेवगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। नहेड़ा मेवाती कहाँ बोली जाती है? भरतपुर, अलवर, प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। अगली अगली अपन पढ़ेंगे मालवी बोली। मालवी जो बोली है ये मालवा प्रदेश मध्य प्रदेश में बोली जाती है और मालवा प्रदेश मध्य प्रदेश से जो राजस्थान के जो सटीक जो ज़िले हैं जो सीमा बनाते हैं उनमें मालवी बोली बोली जाती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिलों जैसे कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़ जिलों में मालवी बोली बोली जाती है। मराठी का प्रभाव देखने को मिलता है। मराठी बोली का प्रभाव किस बोली पर देखने को मिलता है? मालवी बोली पर। फिर से देखो मालवी बोली मुख्यतः मालवा क्षेत्र एमपी में बोली जाती है, मध्य प्रदेश में बोली जाती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिलों कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़ जिलों में बोली जाती है। मराठी का प्रभाव देखने को मिलता है किस बोली पर? मालवी बोली पर। नेक्स्ट मालवी की उपबोलियां कौन कौन सी हैं वो भी देखते हैं। निमाड़ी, रागड़ी, सोडवाड़ी, पाटवी, रतलामी और उम्मठवादी ये सब मालवी की उपबोलियां हैं। फिर से देखो मालवी की उपबोलियां निमाड़ी, रागड़ी, सोडवाड़ी, पाटवी, रतलामी और उम्मठवादी ये सब मालवी की क्या है? उपबोलियां हैं। अब पढ़ेंगे रागड़ी। कौन सी बोली? रागड़ी। अब पढ़ेंगे अपन रागड़ी। रागड़ी को अपन पढ़ेंगे रागड़ी बोली। मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली है रागड़ी बोली। मालवा यानी एमपी में मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ ये रागड़ी बोली बोली जाती है और मालवा क्षेत्र के राजपूतों की क्या है? ये बोली है। यह बोली रागड़ी बोली मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है।
बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मारवाड़ी और मालवी बोली का मिश्रण कौन सी बोली है? रागड़ी। और मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली है कौन सी? रागड़ी। ये मारवाड़ी और मालवी का क्या है? मिश्रण है। अब पढ़ेंगे निमाड़ी। कौन सी बोली? निमाड़ी। निमाड़ी दक्षिणी राजस्थान की बोली है। निमाड़ी दक्षिणी राजस्थान की बोली है। अब अगली बोली अपन पढ़ेंगे अहिरवाटी। कौन सी? अहिरवाटी। अहिरवाटी, अहिरवाटी या राठी। अहिर जाति के क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे अहिरवाटी या हीरवाल या हीरवाटी भी कहा जाता है। मुंडावर, खेरथल, तिजारा यानी अलवर, खेरथल, तिजारा, मुंडावर, खेरथल, तिजारा, बहरोड, कोटपूतली जिले में बोली जाती है। अहिरवाटी, इसे राठी भी कहते हैं। ये अहिर जाति क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे हीरवाटी और हीरवाल भी कहते हैं। मुंडावर, खेरथल, तिजारा, बहरोड, कोटपूतली। फिर से देखो, अहिरवाटी या राठी। अहिर जाति के क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे हीरवाटी या हीरवाल भी कहा जाता है। किसको? अहिरवाटी बोली को। अहिरवाटी बोली मुंडावर, खेरथल, तिजारा, बहरोड, कोटपूतली जिले में और हरियाणा के गुड़गांव, महेंद्रगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। राजस्थान में मुंडावर, खेरथल, तिजारा में, बहरोड, कोटपूतली जिले में बोली जाती है और हरियाणा के गुड़गांव में और महेंद्रगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। अलवर, भरतपुर में मेवात जो क्षेत्र है और खेरथल, तिजारा, डिग का क्षेत्र जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं उन्हें राठ कहते हैं और यहाँ की बोली क्या कहलाई? राठी कहलाई। आगे अपन देखते हैं जोधराज का हमीर रासो महाकाव्य और शंकर राव का भीम विलास काव्य। अलवर के रस खान कहलाने वाले अली बख्श ने अपने ख्याल नाटे में अहिरवाटी बोली का प्रयोग किया है। फिर से देखो, जोधराज का हमीर रासो महाकाव्य, शंकर राव का भीम विलास काव्य, अलवर के रस खान कहलाने वाले अली बख्श ने अपने ख्याल नाटे में अहिरवाटी बोली का प्रयोग किया है। आगे अपन पढ़ेंगे बागड़ी। बागड़ी बोली। बागड़ी एक होती है वागड़ी। वागड़ी बोली जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा में, ये बागड़ी है। बागड़ी बोली हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों में बोली जाती है। पंजाब के अबोहर, फाजिल्का और भटिंडा में भी प्रभाव है इस बोली का। बागड़ी बोली हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों में बोली जाती है। पंजाब के अबोहर क्षेत्र, फाजिल्का क्षेत्र और भटिंडा में बोली जाती है। प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थानी राजभाषा अधिनियम 1967 में लाया गया था। फिर से देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थानी राजभाषा अधिनियम कब लाया गया? 1967 में लाया गया। नेक्स्ट, अब अपन पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा के मुख्य शब्द। अगेती किसे कहा जाता है? जल्दी खेती में बिजाई करना अगेती कहलाता है। जल्दी खेतों में बिजाई करना क्या कहलाता है? अगेती कहलाता है। पछेती, देरी से बिजाई करना पछेती कहलाता है। सूड क्या होता है? बिजाई से पूर्व खेत में खड़ी झाड़ियों को हटाना क्या कहलाता है? उनकी कटाई करना, खेत को साफ सुथरा करना सूड कहलाता है। चावर, पटेला, पाटा, हमाडो किसे कहते हैं? जुताई के बाद खेतों की भूमि को समतल करने के लिए लकड़ी का मोटा पाट फेरा जाता है, उसे चावर कहते हैं। यानी जिसे अपन आम भाषा में कहते हैं मेज लगाना। फिर से देखो, अगेती जल्दी खेती यानी कि खेतों में बिजाई करना अगेती कहलाता है। देरी से बिजाई करना पछेती। सूड यानी खेत को जुताई करने से पहले उसमें झाड़ी झपाड़ उनकी कटाई करना और उसको साफ सुथरा करना सूड कहलाता है। चावर यानी मेज जो खेत में लगाई जाती है वो चावर होती है। नेक्स्ट, आगे देखो, अडुओ। अडुओ क्या होता है? अडुओ होता है खेत में फसल की सुरक्षा व पशु पक्षियों को डराने के लिए खड़े किए जाने वाले पुतले अडुओ कहलाता है। यानी खेत में अपन पशुओं को डराने के लिए या पक्षियों को डराने के लिए पुतला बनाते हैं, औरत का या किसी व्यक्ति का,
तो जो पुतला बनाते हैं वो अडुओ कहलाता है राजस्थानी भाषा में। कातरो क्या होता है? कातर होता है फसल का रोग। राजस्थानी में कातरो बोलते हैं, फसल का एक रोग होता है, उसे क्या बोलते हैं? कातरो। लूरबो यानी खेत में घास फूस को उखाड़ना कहलाता है लूरबो। राजस्थानी में लूरबो क्या है? खेत में घास फूस को उखाड़ना क्या कहलाता है? लूरबो। तंग, मोरखा, गोरबंद, पलाण, मोहरा, परचनी, ऊंट की सजावट की ये क्या है? वस्तुएं। पाखट क्या होता है? बूढ़ा ऊंट। बूढ़ा जो ऊंट होता है उसे पाखट कहते हैं। रायका, परंपरागत ऊंट पालन वाली जाति रायका है। उदई क्या है? दिमक के लिए प्रयुक्त शब्द उदई कहलाता है। उदई होता है दिमक। जो दिमक होती है ना, जो मतलब लकड़ियों में लग जाती है, पेड़ में लग जाती है, उसे उदई कहते हैं राजस्थानी भाषा में। रेवड़, पशुओं का झुंड रेवड़ कहलाता है राजस्थानी भाषा में। आड़तियाँ, ये दलाल को बोलते हैं राजस्थानी में। आड़तियाँ दलाल को बोलते हैं। पावड़ा, लोक कथा बहादुरों का वर्णन करने वाली रचना पावड़ा कहलाती है। पावड़ा लोक कथा होती है जो बहादुरों का क्या करती है? वर्णन करती है। खरडा, खरडा मजदूरों से वसूली जाने वाली राशि, वो खरडा कहलाती है। मजदूरों से वसूली जाने वाली राशि क्या कहलाती है राजस्थानी में? खरडा। बटेवड़ा, उबले या कंडे का जो संग्रह होता है उसे बटोड़ा कहते हैं। बटेवड़ा, उसे क्या कहते हैं? बटेवड़ा। थेपड़ा को जो हुआ है ना, बिन बटेवड़ा बोल रहा है राजस्थानी में। बजेडा, पान का जो बजेडा होता है, पान की जो खेती होती है उसे बजेडा कहते हैं। पगतियों उतारनो, आश्वासन देना। पगतियों उतारनो बोलते हैं आश्वासन देने को। आगे है चेजारो। चेजारा हुआ है जो मकाना की जो चिनाई करता है वो चेजारा होता है। और सींकला, झेरना, नेत्रा, गिड़गिड़ी, ये दही बिलोने की क्या है? उपकरण है। कावड़ बाचना, कावड़ बाचना कहानी कहने की परंपरा है जिसमें रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियां बताई जाती है। कुसुम्बा, ये अफीम व शराब को कुसुम्बा कहते हैं राजस्थानी में। अफीम व शराब को राजस्थानी में क्या कहते हैं? कुसुम्बा। गोरमो क्या है? गोरमो, गोरमो कहते हैं गांव की सीमा को। राजस्थानी में गोरमो गांव की सीमा को कहते हैं। कांकड़, गांव की राजस्व सीमा को कांकड़ कहते हैं। नोहरा, मवेशियों को रखी जाने वाली जगह नोहरा कहलाती है। मोकड़ी, लाख की चूड़ियां राजस्थानी में मोकड़ी कहलाती है। ओरण, पर्यावरण संरक्षण, जो पेड़ काटने पर मनाही की जाती है वो ओरण कहलाती है। गंजीफा, चार भर, नार छरी और मारदड़ी, ये खेल के प्रकार हैं। कौन कौन से? गंजीफा, चार भर, चर भर है, ये चार भर लिखा गया है, चर भर। और नार छरी, मारदड़ी, ये खेल के प्रकार हैं। चड़स, कुएं में पानी निकालने का चमड़े से बना एक पात्र होता है जो चड़स कहलाता है। फिर से देखो, गोरमो गांव की सीमा को कहते हैं। कांकड़ गांव की राजस्व सीमा को कहते हैं। नोरा, मवेशियों को रखी जाने वाली जगह नोरा कहलाती है। मोकड़ी, लाख की चूड़ियां होती हैं। ओरण, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयुक्त हुआ है। गंजीफा, चरभर, नार छड़ी और मारदड़ी खेल के प्रकार हैं। चड़स, कुएं से पानी निकालने का जो चमड़े का पात्र होता है उसे चड़स कहते हैं। आगे है थरपणु। थरपणु बोला है देव मूर्ति को किसी स्थान पर स्थापित करना। थरपणु होता है देव मूर्ति को किसी स्थान पर स्थापित करना, थरपणु कहलाता है। चांदमारी, बंदूक से निशाना लगाने का अभ्यास चांदमारी कहलाता है राजस्थानी में। चांक, खेत में फसलों पर चिन्ह लगाने की क्रिया चांक कहलाती है। धराड़ी, खाद्यान्नों के संग्रह की व्यवस्था धराड़ी कहलाती है राजस्थानी में। सिरावन, राजस्थानी में सिरावन किसे कहते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का सुबह का जो नाश्ता होता है उसे क्या कहते हैं? सिरावन कहते हैं। पंचकुटा, केर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर और गुंदा की सब्जियों को धूप में सुखाकर तैयार की गई जो सब्जी होती है वो पंचकुटा कहलाती है। ये थे राजस्थानी भाषा के मुख्य शब्द। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो।